हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो जो ये हिस्ट्री का रिवीजन सीरीज चल रहा है उसमें आज हम लोग राजपूत काल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं, संगम काल कंप्लीट हो चुका है। संगम काल देखिए, संगम काल किसको बोला गया? जो संगम काल इधर नीचे में यहाँ पे 3 कवि सम्मेलन पांड राजाओं द्वारा बुलाया गया था, तो वो बहुत बड़ा सम्मेलन था, इसीलिए तमिल भाषा में कवि सम्मेलन को संगम बुलाया था, इसलिए इस काल को संगम काल बोला गया। संगम काल के समकालीन में कौन कौन से राजा इम्पोर्टेंट रहे इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। तो देखिए कौन कौन से इधर चेर थे, ये पांड राजा जिन्होंने कवि सम्मेलन बुलाया था। इसके ऊपर यहाँ पे चोल वंश था। चोल वंश का उदय 2 बार हुआ था। चोल को हटा के 2 बार हुआ था, तो मतलब चोल के बाद पल्लव आए, पल्लव के बाद फिर चोल आए, इस तरह से। ठीक है। चोल की प्रथम राजधानी, फर्स्ट चोल जिसका प्रथम राजधानी उदयपुर था, उदयपुर बनाया। उसके बाद जब फिर पल्लव आए तो पल्लव फिर उनके जगह पे आ गए, और फिर दूसरा चोल जब हुआ तो उसका राजधानी तंजौर बनाया। ओके, सेकेंड चोल वाला। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने चालुक्य वंश पढ़ा। चालुक्य वंश पहला बातापी था, इसका भी उदय 3 बार हुआ है। पहला जो इसमें था बातापी में सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय को हम लोगों ने देखा। उसके बाद बातापी के बाद इसको हटा के राजपूत वंश आते हैं, कुछ समय के लिए इनका वर्चस्व यहाँ पे रहता है। उसके बाद फिर चालुक्य वाले अपने बदला लेने के लिए राजपूत वंश को खत्म कर देते हैं, और उसके बाद अपना फिर वंश चालुक्य वंश स्थापित करते हैं। तो इसी तरह से चालुक्य 3 बार उदय होता है। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा मैप में बताती हूँ, यहाँ पे चोल देख लिए, यहाँ पे पांड देख लिए, यहाँ पे फिर यहाँ चेर देखे, यहाँ चोल 2 बार, चालुक्य का 3 बार, और यहीं पे राजपूत वाला आया। यहाँ पे प्रतिहार वंश देखे जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में जीता था। यहाँ पे हम लोगों ने पाल वंश देखा, इसको हटा के सेन वंश आए। ओके, यहाँ पे जब हर्षवर्धन मर गया तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। इनके कन्नौज जो इनका राजधानी था, इनका क्षेत्र इधर कन्नौज यूपी बिहार की तरफ था, तो उसको हथियाने के लिए बाहर के राजाओं ने हमला किया था। इसमें मेनली 3 राजा शामिल हुए, प्रतिहार वंश वाले, राजपूत वंश वाले और पाल वंश वाले। राजपूत वंश वाले बहुत बार जीते, लेकिन अंतिम जीत प्रतिहार वंश की हुई, जिसमें बतस्य राज ने पूरी तरह से जीत लिया, और प्रतिहार वंश में ही कन्नौज को मिला लिया। इतना पूरा। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था पिछले इतने राजाओं के बारे में। उसके बाद फिर कुछ छोटे छोटे राजाओं के बारे में देखे थे। ठीक है, तो छोटे छोटे राजाओं कौन कौन से थे? छोटे राजाओं में छोटे राजाओं से पहले यहाँ पे चंदेल वंश एक देखे थे, जिसको जाजुक्ती वंश भी बोले। क्यों इसके बारे में पढ़े थे? क्योंकि इनके जो राजाएं सब थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया, यानी बेसर शैली का मंदिरों का निर्माण जो चंदेल शासकों ने किया। उसमें सबसे ज़्यादा एलोरा का मंदिर बनवाया, फिर खजुराहो में विष्णु मंदिर, फिर शिव मंदिर, ये सब चंदेल वंश वालों ने ही बनवाया था। ये देख लिए थे। इसके जगह पे फिर यहीं पे जो चंदेल वंश तो यहाँ पे देखे थे। फिर यहाँ पे छोटे राजा, यहाँ पे मैत्रिक राजा जो गुजरात की तरफ हम लोग देखे। इससे थोड़ा सा आके फिर हम लोगों ने एक और वंश देखा है, यहाँ पे चेंदी वंश, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया एमपी के पास। फिर बंगाल में गौड़ वंश में कौन इंपॉर्टेंट था? शशांक के बारे में पढ़े थे ना, जिसने राजवर्धन को मारा था। तो फिर राजवर्धन जो हर्षवर्धन का भाई था, तो उनका बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने शशांक की मृत्यु कर दी थी। ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैत्रिक राजा है, चेंदी राजा है, फिर गौड़ वंश का देखें। फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लगभग में हम लोगों ने पूर्वी गंग वंश को देखा, इन्होंने ही इनके जो पूर्वी गंग के ही नरसिंह फर्स्ट जो थे, उन्होंने कोणार्क मंदिर को बनाया। फिर अनंत वर्मन ने जगन्नाथपुरी को बनाया। यहाँ पे ये 2 मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर। ओके, इसके बाद इसके नीचे थोड़ा सा तेलंगाना में आते हैं, तो वारंगल वंश यानी कात्यायन वंश ने
लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसने जब अलाउद्दीन खिलजी यानी बाहर से जो आक्रमण हुआ, विदेशी आक्रमण मलिक काफूर का, तो उससे बिना लड़े ही उसको मतलब कि कोहिनूर का हीरा सौंप दिया अलाउद्दीन खिलजी को। ओके, तो इसलिए कात्यायन वंश ने कलंक लगा दिया। इस तरह से याद रखना है। फिर इधर आते हैं, यादव वंश देखने को मिलता है। किधर? यादव वंश, यहाँ पे मैत्री के नीचे, यहाँ पे महाराष्ट्र के पास यादव वंश देखने को मिलता है। देवगिरी नाम उसकी राजधानी थी। तो यादव वंश वाले न बहादुर थे। तो जब मलिक काफूर का हमला हुआ तो ये सब लड़े हारे भी, फिर भी हारने के बाद भी हार नहीं माने। तो इसकी बहादुरी देख के मलिक काफूर ने यहाँ का जो भी सत्ता मतलब था ना, उसी को सौंप दिया, यादव वंश वाले को ही दे दिया वापस। तो यादव के सामंत आगे जाके होशल वंश ने अपना वंश का स्थापना कर दिया। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। फिर ऊपर में अब उत्तर भारत में हम लोगों ने, उत्तर भारत नहीं, भारत में सबसे ऊपर कश्मीर के कुछ छोटे छोटे राजाओं के बारे में देखें। मेनली कश्मीर में 3 राजा थे। ये 3 राजाओं की जानकारी कौन से बुक में मिलती है? तो राजतरंगिणी बुक में मिलती है। कलहन के बुक में, कलहन की रचना है राजतरंगिणी, उसमें कश्मीर के 3 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। काकेट राजा वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। ओके, तो ये तीनों राजाओं के बारे में हम लोगों ने कल लास्ट वीडियो में देख लिया था। ठीक है, इसमें देखिए सबसे, ठीक है ये सब तो देख ही लिए, चलिए इसके बारे में विस्तार से देख लिए। तो इन सब राजाओं का जो हुआ था ना, इन सब राजाओं लोहार वंश के बाद कोई इस मतलब कि भारत में, ये कश्मीर में कोई उतना बड़ा राजा नहीं रहे, क्योंकि बाहर से जो विदेशी आक्रमण हुआ, यवन आक्रमण, तो उन्होंने ही कश्मीर को अपने अधीन कर लिया। तो इसमें एक जैन उल आवेदीन नामक एक यहाँ का शासक बना, जिसको कश्मीर का अकबर बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो कश्मीर का अकबर किसे बोला जाता है? जैन उल आवेदीन को। और कंफ्यूज नहीं होगा, दिल्ली का अकबर, जब हम लोग आगे दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो उसको फिरोज शाह तुगलक को बोला गया है। ओके, क्योंकि अकबर से सिमिलर काम मिलता है, इसलिए अकबर बोला गया। आगे अकबर मुगल काल में पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा कि अकबर का क्या क्या काम रहता है, इंपॉर्टेंट। तो चलिए, तो इसके बाद संगम काल जो था, संगम काल का समय कितना था? मेनली संगम काल 100 से 300 एडी तक रहा। फिर इसके बाद कुछ टाइम के लिए हम लोग को देखा नहीं कि उतना वर्चस्व नहीं रहा। उसके बाद मेन वर्चस्व 500 से 300 के बाद, मतलब 300-400 के बाद, 300 के बाद 800 एडी तक रहा। 800 एडी के बाद न संगम काल के राजाओं के जो सिमिलर थे उनका वर्चस्व खत्म हो गया। इसके बाद मेनली राजपूत वाले शासकों का वर्चस्व चला। तो राजपूत काल 800 से 1200 एडी तक चला। इसके बाद तो यही 800 से हम लोग देखने को ही मिलेगा कि मुस्लिम अटैक होने लगता है। तो राजपूत वाले पूरा मुस्लिम जो अटैक है, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद कासिम गौरी, ये सब का अटैक स्टार्ट हो जाता है। तो इसका भी सामना करते हैं, ये देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर मुस्लिम काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए राजपूत काल के बारे में पढ़ते हैं। राजपूत काल 800 से 1200 एडी तक का समय है। ओके, ईस्वी का। इसको पूर्व मध्य काल भी बोलते हैं। राजपूत काल को पूर्व मध्य काल भी बोलते हैं, क्योंकि मध्य काल के थोड़ा सा पहले का समय है। राजपूत वंश के उदय के बारे में कौन सा बुक में है? चंदावर की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में। यही चीज़ हम लोग पीछे एक और देखे, कश्मीर की जानकारी किस में मिल रही है? तो राजतरंगिणी। ये सब जो जानकारी मिलता है बुक से ही ना मिल रहा है, तो इसलिए बुक के बारे में भी थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। ओके, तो चंदावर की बुक में पृथ्वीराज रासो में मिलती है। इस पुस्तक के अनुसार माउंट आबू पर हुए अग्निकुंड 4 अग्निकुंड हुए थे, उसमें 4 वंश का उदय हो गया था। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। देखिए ये तो मैं थोड़ा सा कल बताई थी, तो उसके बाद वीडियो कट हो गया था। यहाँ पे जो माउंट आबू पर्वत है, तो यहाँ पे ना क्या हुआ था ना, हवन कुंड हुआ। तो यहाँ हवन कुंड के बाद ना मतलब कि 4 वंश का उदय हुआ। या तो बोलिए 4 वंश ने मिलकर करवाया, या उसके बाद 4 वंश अपना अपना वर्चस्व स्टार्ट हो गया उन लोग का। तो इधर देखिए हम लोग मेनली ऊपर में यहाँ पे चौहान वंश का ज़्यादा था। ठीक है, चारों तरफ चारों वंश रहे। इधर फिर चौहान वंश,
इधर प्रतिहार वंश, यहाँ पे प्रतिहार वंश गुजरात की तरफ देखे ही थे जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष जीता, ये तो पीछे हम लोग देख ही चुके हैं। उसके बाद चालुक्य, ये चालुक्य के बारे में पहले भी हम लोग पढ़े, तो वो चालुक्य नहीं, यहाँ पे एक चालुक्य नाम का एक सोलंकी राजधानी थी, वो चालुक्य, दूसरा चालुक्य है। और यहाँ पे एक परमार वंश, ये चारों वंश का उदय ये माउंट आबू पर्वत के नियर ही होता है, निकट ही होता है। ओके, तो चलिए नोट्स पे चलते। प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश पीछे जो पढ़ चुके हैं, जिसने त्रिपक्षीय, यहाँ पे जो प्रतिहार वंश हम लोगों ने नहीं पढ़ा, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में जीत हासिल की और कन्नौज को अपने में मिला दिया था। कन्नौज कहाँ है? यूपी में है अभी, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा परमार वंश के बारे में देखिए, पी याद रखिए और चौहान सी पीसी याद रखिए कि 4 वंश का उदय हुआ। परमार वंश या वह वंश मध्य प्रदेश मालवा के क्षेत्र में था, मध्य प्रदेश में ही है। यहाँ मध्य प्रदेश ऊपर में, ऊपर में कैसे, थोड़ा सा बीच में, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ये मालवा का क्षेत्र बोला जाता था। इस वंश के शासक उपेंद्र थे तथा इस वंश का सबसे योग्य राजा राजा भोज था। राजा भोज के बारे में पढ़े भी होंगे पहले, राजा भोज की कहानियाँ सब। ओके, तो राजा भोज सबसे योग्य था। इसने राजधानी धर नगरी को बनाया था। कहाँ गया? इन्होंने अपनी राजधानी धर नगरी को बनाई, जो संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। इस काल में धारी नगर एक विशाल सरस्वती मंदिर की स्थापना की गई। मतलब देखिए, वहाँ पे ना पढ़ाई के लिए मतलब संस्कृत भाषा चलता था, एक मंदिर भी स्थापित किया, सरस्वती मंदिर। इस काल को ज्योतिष विकास का सर्वाधिक, मतलब ज्योतिष वगैरह जो भी हुआ ना, इसमें ज़्यादा विकास हुआ इस कालखंड में। संस्कृत भाषाओं इस काल में भी फेमस हुआ तथा अंत में इस क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। ऑफकोर्स दिल्ली सल्तनत बाहर से जो आ रहे हैं, मुस्लिम अटैक जो यमन वाला हो रहा, तो उसके बाद तो यही होगा। अरब वाला, अभी देखिए मुस्लिम अटैक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले 2 वंश देख लिए हम लोगों ने, जो प्रतिहार वंश पहले देख चुके हैं, परमार वंश ये मध्य प्रदेश के यहाँ पे था, प्रतिहार वंश देखने को मिला। फिर यहाँ पे परमार वंश, बार बार यूपी में बना दे रही, यहाँ पे गुजरात के इधर प्रतिहार वंश, इसके बगल में एमपी में परमार वंश देखे, जो मालवा क्षेत्र में था। सबसे योग्य राजा राजा भोग थे तथा इनकी राजधानी धर नगरी थी। उसके बाद यहाँ पे ही गुजरात के पास एक यहाँ पे चालुक्य सोलंकी आया। इस वंश गुजरात के क्षेत्र में था तथा इसके संस्थापक मूल राज्य थे। इस वंश का शासक भीम प्रथम के सामंत बिल्हम शाह थे, जिन्होंने वस्तुपाल तेजपाल नामक अधिकारी द्वारा दिलवाड़ा के जैन मंदिर बनवाया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर प्रसिद्ध है। इसको किसने बनवाया? तो इसका नाम याद रखना है, तेजपाल और वस्तुपाल के सहायता से भीम प्रथम ने बनवाया। तथा मोहम्मद गजनवी ने भीम प्रथम के काल में ही सोमनाथ मंदिर लूटा था। ये सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के टाइम इधर है, सोमनाथ मंदिर देखिए यहाँ पे है ना सोमनाथ मंदिर, तो यहाँ पे जो गुजरात के पास में भीम प्रथम थे, इन्हीं के टाइम में सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। देखिए मोहम्मद गजनवी कितना बार लूटा, आगे पढ़ना रहेगा, 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा। यानी यहाँ से जितना भी था, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थे, जो भी अच्छे चीज़ थे, वो गजनवी हमेशा लूटते चला गया। यहाँ से पैसा चांदी, जो भी सोने के जितना भी चीज़ थे, सब लूट के ले गया। तो मोहम्मद गजनवी ने 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा है, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मोहम्मद गजनवी कहाँ का था? अफ़गानिस्तान की तरफ से आया था, इधर अफ़गानिस्तान की तरफ से। तथा इस वंश का प्रतापी शासक भीम II था, जिन्होंने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हराया था। अब देखिए मोहम्मद गजनवी गौरी सब एक ही है, गजनवी के बाद न गौरी आता, वहीं अफ़गानिस्तान से जब एक आता है ना, अफ़गानिस्तान से जब एक आया गजनवी, इतना चीज़ लूट के ले गया, तो वहाँ के लोगों ने देखा कि बाप रे, भारत में बहुत सारी चीज़ है। इसीलिए फिर उन्हीं के शासक लोग, उन्हीं के मतलब जैसे अब उन्हीं यहीं अफ़गानिस्तान वाले ही, और दूसरा आया जो मोहम्मद गौरी, वो भी सोचा कि यहाँ पे आते हैं, लूटते हैं। तो मोहम्मद गजनवी का काम ना मेनली आया, लूट के लेके चला जाता, लेकिन गौरी आया ना तो यहाँ पे बस गया। ओके, यहीं पे आके रह गया। तो यही चीज़ आगे देखना मिलेगा। तो बस यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अफ़गानिस्तान के पास से जब एक आदमी लूट के ले गया तो सब आने लगे वहाँ के लोग, लालच में आके। तो ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी ने
भीम 1 के टाइम में सोमनाथ मंदिर लूटा, और ये जो गौरी उन्हीं के मतलब अफगानिस्तान की तरफ से, उसको भी भीम 2 जो था ना, इसका बेटा, इसने हराया था मोहम्मद गजनबी को। यहाँ माउंट आबू जो पर्वत है ना, माउंट आबू राजस्थान में, वहाँ पे हराया था, और तथा उसको अपने अधीन कर लिया था माउंट आबू को। उसके बाद धीरे धीरे ये समाप्त हो गया गुजरात का सोलंकी वंश, क्योंकि इतना बार मुस्लिम अटैक हो रहा है तो मुस्लिम लोग ऑफकोर्स थोड़ा सा ताकतवर रहेंगे, लुटेरे हैं तो लूट के अपना ताकत बढ़ा लेते हैं। तथा मोहम्मद गौरी के भारत में प्रथम पराजय थी, तथा अंततः इससे वंश पर भी दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। ओके, क्योंकि देखिए मेनली इंडिया में राजाओं का हारने के कारण कि सबका अपना अपना था। यहाँ पे देखिए इसका अपना चल रहा है, अपना वंश का राज्य चल रहा है, फिर प्रतिहार का अलग चल रहा होगा, फिर परमार का अलग चल रहा होगा, इधर चालुक्य सोलंकी अलग चल रहा था, इधर परमार का अलग चल रहा था, तो सब में एकता नहीं था। और ये जो दिल्ली ये सब आते थे बाहर के विदेशी जो थे मुस्लिम वगैरह आए, तो वो मेनली किसी एक राजा पे अटैक करते थे, फिर अपने में मिला के फिर दूसरे राजों से अटैक करते थे। ये सब का अपना गुट था, तो इसीलिए हार जाते थे यहाँ के राजाओं मेनली। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने 3 वंश देख लिया। यहाँ पे प्रतिहार वंश जो पहले देख चुके हैं, यहाँ पे परमार वंश, MP के पास परमार वंश, और यहाँ पे गुजरात का सोलंकी वंश। अब एक और चौहान वंश रह गया। चौहान वंश के बाद ही पूरी तरह से मुस्लिम आ जाते हैं अंदर। ठीक है, तो चौहान वंश के बारे में, चौहान वंश के संस्थापक वसुदेव सिंह राजभी इनका नाम था। इस वंश के सबसे योग्य शासक अरुणोराज थे, जिन्होंने दरबार में संस्कृत विद्वान बिगरा राज फोर बिलदेव रहते थे, तथा जिसने हरिकेल नामक संस्कृत नाट्य लिखा। देखिए बिगरा राज जो थे ना, उनका एक नाटक हरिकेल, ये पूछा था कि हरिकेल किसने लिखा है नाटक, तो बिगरा राज रासो ने लिखा है। और इस वंश के अगले शासक पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पृथ्वीराज चौहान जो सबसे प्रतापी राजा इस वंश के रहते हैं। इन्होंने जयचंद के साथ मिलकर तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी को पराजित किया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी संयोगिता को अपहरण कर लिया और इससे विवाह कर लिया, जिस कारण जयचंद और पृथ्वीराज दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए। जयचंद ने मोहम्मद गौरी से मिलकर तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी, और मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद की हत्या कर दी। ये देखिए यहाँ पे जो था ना चौहान वंश, यहाँ पे चौहान वंश था। ठीक है, चलिए पूरा मैं बना देती हूँ थोड़ा सा। मेनली यहाँ पे समझिए, एक मिनट, चलिए तो यहाँ पे मैंने मैप बना दिया। तो यहाँ पे मेनली चौहान वंश था। ठीक है, तो चौहान था ना, यहाँ पे था, यहाँ पे जयचंद था, तो दोनों में बहुत दोस्ती था। ठीक, तो पृथ्वीराज चौहान वंश का शासक था वसुदेव के बाद। तो ये जो पृथ्वीराज चौहान है ना, जब मोहम्मद गौरी आया जो अफगानिस्तान से, यहाँ पे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान आता है, तो यहाँ पे जो मोहम्मद गौरी का अटैक हुआ, तो इसमें ना पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी हुआ। तो तराइन का फर्स्ट युद्ध इसको बोला जाता है, तराइन में हुआ। यहाँ पे एक तराइन क्षेत्र वहीं पे हुआ, इसीलिए तराइन का फर्स्ट युद्ध बोला जाता। तो ये कब हुआ? 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता। उसके बाद फिर तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी। एक मिनट, तराइन फर्स्ट युद्ध में 1193 में पृथ्वीराज वर्सेस गौरी हुआ, तो इसमें पृथ्वीराज जीता। निकल इसके बाद पृथ्वीराज को ना, जो यहाँ पे जो जयचंद था उनकी बेटी से उनको मतलब कि प्यार हो गया, तो उसको लेके संयोगिता को, उनकी बेटी का नाम संयोगिता था, तो उसको लेके उससे मतलब विवाह कर लिए बिना जयचंद को पसंद नहीं था कि उनसे विवाह कर ले, पर उनसे विवाह कर लिए, तो जयचंद इनसे नाराज हो गए। इसीलिए जयचंद मोहम्मद गौरी से जाके मिल जाता है
और इसीलिए पृथ्वीराज वर्सेस तराइन का द्वितीय युद्ध में दोनों मिलके इसके जितने भी गुप्त मतलब रास्ताएं थी ये सब के बारे में जानकारी जयचंद गौरी को जाकर देता। इसी कारण पृथ्वीराज चौहान हार जाता था। द्वितीय तराइन के युद्ध में इसी के 1 साल बाद 92 में होता है, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान हारता है और गौरी जीत जाता है। ठीक है, इसके मेन मुस्लिम लोग तो किसी के थे नहीं थे। उसके बाद गौरी को जब हरा देता है, पृथ्वीराज चौहान को जब हरा देता है मोहम्मद गौरी, तो उसके बाद मोहम्मद गौरी ना जयचंद पे भी हमला कर देता है 2 साल बाद, और जयचंद को हरा देता है चंदावर के युद्ध में। यहाँ पे चंदावर जगह वहाँ पे हरा देता है। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ। तो यहाँ से अब देखने को मिल गया कि अब यहाँ पे चौहान वंश का भी खात्मा हो गया। तो हम लोगों ने चारों वंश को देख लिया। कौन कौन? यहाँ पे प्रतिहार वंश देख ही लिए, यहाँ पे सोलंकी वाला चालुक्य देख लिए, यहाँ पे परमार, और यहीं पे चौहान, यहीं पे जयचंद थे। तो ये सब में ख़त्म हो गया। यहाँ पे मुस्लिम अटैक हुआ और सब का मतलब लगभग इंडिया में अपने जो राजाओं का खात्मा हो गया और मुस्लिम लोग आके राज्य करने लगेंगे। तब मुस्लिम आक्रमण देखते हैं मध्यकालीन, इसी को मध्यकालीन यानी मिडिवल हिस्ट्री इसी को बोलते हैं, यानी मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास के पहले राजपूत काल था, इसीलिए बोला गया कितना समय से 800-1200 ईस्वी। अब यहीं से अब कब हुआ स्टार्ट? तो सबसे पहला मुस्लिम स्टार्ट 712 में स्टार्ट हुआ, यानी 800 के लगभग भी स्टार्ट हो गया। पीछे हम लोग को देखने मिला ना मुस्लिमों का थोड़ा थोड़ा बात। तो चलिए नोट्स पे आते हैं। मुस्लिम आक्रमण को ही मध्यकालीन इतिहास बोलते हैं। पहला आक्रमण अरब से हुआ और दूसरा तुर्की से हुआ। अरब आक्रमण पहला हुआ, दूसरा तुर्क आक्रमण हुआ। अरब देखिए इंडिया से यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद यहाँ पे सऊदी अरबिया है। इसके मतलब कुछ ईरान इराक के बाद सऊदी अरबिया है। उसके बाद यहीं पे अरब है, सऊदी अरब यही अरब इधर के क्षेत्र का लोग आया। उसके बाद फिर तुर्की वाले आए, तुर्की वहीं पे यहाँ पे है, इजराइल इधर की तरफ, यही मतलब लगभग के पास के ही क्षेत्र में था। तो देखिए अरब से मेनली ना मोहम्मद बिन कासिम आया। कासिम जो आया ना 712 में आया सबसे पहले। ये आया और लूट के चला गया। ठीक है, और उसके बाद जब तुर्क से वही जब तुर्की वाला लोग आया तो उसमें सबसे पहले गजनबी आया, जो सोमनाथ मंदिर को हम लोगों ने देखा 17 बार लूटा। उसके बाद ये भी आया चला गया, लेकिन मोहम्मद गौरी, इसके बाद जब मोहम्मद गौरी आया वो आया तो फिर रह गया। तो चलिए इसके बारे में डिटेल क्या लिखा है। भारत पर अरब आक्रमण, अरब वाला पहले देख लेते हैं। अरब आक्रमण भारत पर सबसे पहला मुस्लिम अरब मोहम्मद बिन कासिम आया, जो 1712 में रावण के युद्ध में सिंध राजा दाहिर को पराजित किया। सिंध का जो राजा थे दाहिर, उनको पराजित किया। ओके, और फिर 1713 में मुल्तान को जीता। सिंध प्रांत मुल्तान सब को मतलब हराते हुए आ रहा है इधर से, यहाँ से। इसने जीते हुए क्षेत्र की राजधानी अल मसूरा को बनाया तथा मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया कर भी लगाया। जजिया कर ऐसा टैक्स था ना जिसमें मतलब कि जो गैर मुसलमान लोग थे जैसे हिंदू वगैरह, इन लोग के लिए टैक्स लगाया। मुसलमानों लोग के लिए नहीं, सिर्फ हिंदू वगैरह दूसरे धर्म के लोग अगर रहते हैं तो उनके लिए टैक्स लगाया। ठीक है, फिर ये जजिया कर अब आ रहा है यहाँ पे। तब जजिया कर के बारे में भी थोड़ा सा एक इतिहास है, उसके बारे में फिर अलग से मैं बताऊंगी, पहले कंप्लीट कर चुके हैं। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक टैक्स था। देखें, गैर मुसलमान यानी जो मुसलमान नहीं उनसे ले रहा है। तथा मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त रखा। देखिए 5 लोग नहीं, मतलब बच्चा नहीं देगा, बूढ़ा नहीं देगा, ब्राह्मण नहीं देगा, विकलांग नहीं देंगे, औरत नहीं देंगे। लेकिन देखिए ब्राह्मण पे नहीं था, लेकिन ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर। तो पहली बार ब्राह्मणों पर लगाया किसने? फिरोज शाह तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक। इसी को दिल्ली का अकबर भी बोला गया। तुगलक वंश आएगा तो उसमें फिर इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। फिर अकबर ने भी जजिया कर लगाया, जजिया कर को समाप्त कर दिया पूरी, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया था। तो फिर से पुनः जजिया कर, उसके बाद जो औरंगजेब तो बदमाश था तो औरंगजेब लगा दिया। और फिर अंतिम रूप में, सबसे अंतिम रूप में मोहम्मद शाह रंगीला जो अंतिम बादशाह है वो
समाप्त करता है जजिया कर। तो जजिया कर के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लिए। सबसे पहले किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। तो ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था, इस सब पे नहीं लगा। तो ब्राह्मणों पर भी क्यों लगाया, देखिए ब्राह्मणों पर फिरोज शाह तुगलक इसलिए लगाया ना, क्योंकि वो मेनली ब्राह्मण, उनकी माँ ब्राह्मणी थी, तो उन पे आरोप लगने लगा कि अपने धर्म को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणों पर भी फिरोज शाह तुगलक ने लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया टैक्स। क्यों, क्योंकि उनकी वो ब्राह्मण जाति का लोग उनको मतलब मुस्लिम वाले ने बोला कि ब्राह्मण आपने धर्म ब्राह्मण पे नहीं लगाया, तो ब्राह्मण पे ही उसको लगाना पड़ा। फिर उसके बाद अकबर ने इसके बाद इंड कर दिया। अकबर का फिर जो आगे का वंश आता है औरंगजेब, अकबर के बाद कौन आएगा, जहांगीर, जहांगीर का बेटा जहांगीर का बेटा फिर शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो औरंगजेब जो हो जाता है, औरंगजेब फिर से स्टार्ट करता था क्योंकि क्रूर राजा था। उसके बाद फिर मोहम्मद सिंह रंगीला आएगा कुछ, उसके बाद वो लास्ट में ख़त्म हो जाता है जजिया का। तो भारत में तुर्क आक्रमण, अरब आक्रमण तो देख लिया, आया मतलब चला गया, बस इतना ही इसका काम था, मेनली रहा नहीं, रहेगा उसके बाद में आगे पढ़ना। इसीलिए दिल्ली सल्तनत गौरी के बाद जो आता है ना, उसका नाम दिल्ली सल्तनत पे ही पड़ जाता है, क्योंकि वह रहने बसने लगते हैं। भारत में तुर्क आक्रमण, तुर्क आक्रमण, भारत का पहला तुर्क आक्रमणकारी सुतुवुद्दीन था, सुबुक्तीन था तथा इसने 1986 ईस्वी में यानी हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पराजित किया था। देखिए पाल वंश का यहाँ पर मिल रहा है, जयपाल, उसको पराजित किया 1986 में। सबका नाम आ रहा है। फिर सुतुवुद्दीन का बेटा मोहम्मद गजनवी था, मोहम्मद गजनवी था जो अफगान के गजनवी का रहने वाला था तथा 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, यहाँ पे आके राजा बना। तो और इसने देखिए 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में 17 बार, 27 सालों में 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा तथा इसने 118 में कन्नौज लूटा, 125 में सोमनाथ मंदिर फिर से लूटा, फिर 125 में इसने जाट का विरोध अंतिम आक्रमण किया। ये देखिए मेनली लूटने ही आया था, यहाँ से पैसा कौड़ी ये सब धन दौलत लेने ही आया था गजनबी। गजनबी आता था चला जाता था, लेके आता था चला जाता था, तो इसी तरह से वो सब जगह लूट रहा है। पहले यहाँ पे सोमनाथ मंदिर को कब लूटा, तो 1000 से 1027 तक 17 बार लूटा। फिर कन्नौज को, यहाँ पे कन्नौज यूपी के पास है, वहाँ पे मेन कन्नौज में ही देखिए उत्तर भारत में पहले कन्नौज सबसे इम्पोर्टेंट राजा था, इसीलिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा राज्य यहीं से होता था, तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ मिलेगा धन दौलत जो भी, क्योंकि राजा का घर रहता था। तो यहाँ पे कन्नौज लूटा, फिर सोमनाथ मंदिर में ज़्यादा उसको धन दौलत मिला तो वहाँ पे 17 बार लूटा। फिर ऊपर में जाट का विरोध किया, ये सबसे अंतिम इसका था। फिर मोहम्मद गजनबी के बाद फिरदौसी, अलवरूनी, उवेनी जैसे इतिहासकार आए। उवेती ने किताब उल यमनी की रचना की तथा फिरदौसी ने शाहनामा, जबकि अलवरूनी ने किताब उल हिंद लिखा। ये सब बुक का बारे में पढ़ना, इसको अलग से मैं एक वीडियो में कवि और उनके नाम रचना के बारे में बता दूंगी। तथा तहके हिंद मोहम्मद गजनबी को बूत सिकन मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, बूत सिकन मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा मंदिर मूर्ति ये सब को लूट रहा है। फिर तुर्क का दूसरा चरण में आया, उसको देखा देखी, फिर दूसरा लोग भी आ गया, मोहम्मद गजनबी आया, उसके बाद फिर दूसरा लोग आया, तो कौन आया, मोहम्मद बिन गौरी आता है। तुर्क एक जनजाति था जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में थी। इसके दूसरे चरण में मोहम्मद गौरी ने आया। मोहम्मद गौरी का मूल नाम मोहम्मद मोहम्मद बिन शाम था, सिहाबुद्दीन इसी का नाम था। तथा 1117, अब देखिए राजपूत काल खत्म लगभग होने को है, 800 से 12 तक ही उनका वर्चस्व रहा था। यह शासक बना तथा 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। देखिए गौरी आया तो चंद सबसे याद रखना है कि सबसे पहले ये शासक 73 में ही बना, तो उसके बाद 75 में मुल्तान पर भी आक्रमण किया। 78 में इसने राजस्थान पर आक्रमण किया। देखिए जो बॉर्डर से लग रहा है ना, यहाँ पे देखिए मेनली इंडिया घुसने का, सॉरी यहाँ पे इंडिया घुसने का ये बॉर्डर लाइन होता है, तो या तो आप पंजाब की तरफ से घुसिए या राजस्थान की तरफ से या गुजरात की तरफ से, इधर से। तो यहाँ से घुसा राजस्थान की तरफ से, तो यहाँ पे भी लूट पहले मतलब आक्रमण करते आया। तो इसने राजस्थान पर आक्रमण किया, किंतु वहाँ भीम टू ने इसे बुरी तरह से पराजित किया। जो हम लोग पढ़े थे भीम टू कौन सा वंश का था, परमार वंश का था।
सॉरी परमार नहीं, चालुक्य, सोलंकी चालुक्य था यहाँ पे जो था नीचे में, तो यही जीता। ये मोहम्मद गजनवी ऐसे ही आक्रमण करते करते आया, तो यहाँ पे मेनली इसी का राज्य था, तो उसने हरा दिया भीम वन में, भीम टू ने। और भीम वन के टाइम में क्या हुआ, तो मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर लूटा, इसके बाद ही वो बदला, मतलब भीम टू तैयार था उससे लड़ने के लिए, तो इसीलिए उसको हरा दिया। मोहम्मद गौरी लोहार तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को जीता तथा इसे लोहार का केंद्र बताया गया। लोहार वंश जो देखे थे ना, उसको भी जीत लिया। ऊपर में कश्मीर का इतिहास में देखे थे लोहार वंश, उसके बाद वो जीत गया। यहाँ पे कश्मीर में था ना लोहार वंश, उत्पल वंश, ये सब देखे थे ना। तथा इसने पंजाब के भिंड पर भी अधिकार किया। पृथ्वीराज चौहान से विवाद हो गया। यहाँ पे पंजाब, यहाँ पे लगभग चौहान वंश था, तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान, तो हम लोग देखें चौहान वंश में कि पृथ्वीराज चौहान से प्रथम युद्ध उसका तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 में हुआ। बार बार मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा था, 93 में ये हार जाते हैं चौहान, पृथ्वीराज चौहान गौरी से। क्यों? क्योंकि जयचंद ने उनको धोखा देते हैं। उसके बाद जयचंद भी हारते हैं गौरी से 1194 में चंदावर के युद्ध में। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान गौरी को पराजित करते, द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी, ये तो देख ही चुके हैं। चलिए, तथा 1193 में चंदावर के युद्ध में फिरोजाबाद में उन्होंने गढ़वाल शासक जयचंद को भी हरा दिया। तथा गौरी का सेनापति बख्तियार खिलजी था। इसके बारे में पीछे पढ़ें, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ने 1198 में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया तथा बिहार शरीफ नामक शहर बसाया। बिहार शरीफ नामक जो शहर है ना, वो उसी ने बसाया। ये सब मुस्लिम अटैक इसलिए, मतलब ये सब काम कर रहे हैं लूटने वगैरह का, वो मेनली तरह से कमजोर बनाना चाह रहे हैं यहाँ से के लोगों को। धन दौलत लूट लेते हैं और पढ़ने का केंद्र तोड़ दिए। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे बड़ा केंद्र था पढ़ाई का। इसको किसने बनाया था? कुमारगुप्त ने बनवाया था ना। यहाँ पे सबसे पहले हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल हुआ था। ठीक है, तो ये बख्तियार खिलजी ने, जो गौरी का सेनापति था, उसने 1198 में जला दिया। ठीक है, 1205 में गौरी का अंतिम अभियान पंजाब के खेवर जातियों के विरोध हुआ। पंजाब का खेवर जाति के विरोध अंतिम रहा, मतलब किसके बाद ही मरेगा। 1206 में दामैक नामक स्थान पर राम लाल खेर ने मोहम्मद गौरी को हत्या कर दी। मतलब 1206 में रामलाल खेर ने इनको हत्या कर दिया। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे। देखिए, वो बख्तियार खिलजी ना सेनापति था, अब उनके गुलाम होते थे, तो मेन गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक थे, यलदौस थे, कुबाजा थे, 3 थे ना, मतलब 3 उनके बाद जो राजा बनने के लिए 3 गुलाम खड़े हुए मेन। तो यही सब यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये यहीं पे भारत में आके रस बस रहे हैं। तो यहाँ पे 3 गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौस, कुबाजा, मेनली इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का ही चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक चलता है। हम लोगों ने पीछे से देखते हैं संगम काल कब से था। मेनली पहला था 100 से 300 तक, फिर 300 के बाद 800 तक चला, फिर 800 से 1200 तक राजपूत काल को देखें, और फिर मुस्लिम अटैक 712 में मोहम्मद गजनवी ने, कासिम ने किया। उसके बाद गजनवी आया, लूट के चला गया सोमनाथ मंदिर वगैरह ये सब। फिर गौरी का एक सेनापति बख्तियार खिलजी जो नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ता है। फिर इसके 3 गुलाम हैं, वो अब इसके आगे सत्ता को चलाने के लिए रहता है। तो यानी यहाँ पे इंडिया पे आके बस गया। यही दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट कर देता है। गौरी का जो गुलाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो स्टार्ट करता है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का काल 1200, ये सब कालखंड भी याद रखिएगा, 1206 से 1526। आजकल क्वेश्चन पता है कैसे पूछा था? कालखंड दिया था, इस कालखंड जैसे कि दे दिया जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का काल कब से कब तक है, कब से कब तक है, और ऑप्शन दे दिया जाएगा कौन कौन सही है, 1 2 3 इस तरह से दिया जाता है। फिर गुलाम वंश 1200, देखिए गुलाम वंश 12690 तक। मेनली गुलाम वंश इसलिए कहलाता क्योंकि इसमें संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो ये गुलाम वंश है ना, गुलाम वंश इसलिए कहलाया कि कुतुबुद्दीन का ऐबक था। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत के अंडर अब दिल्ली सल्तनत कहलाया, यानी दिल्ली से अब शासन चलेगा। तो दिल्ली से शासन चलेगा, तो यहाँ में मेनली कितने शासक हुए ये देखना रहेगा।
कितने वंश स्टार्ट होते हैं? तो गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी के बाद गुलाम के बाद खिलजी वंश, खिलजी के बाद तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जिसको दिल्ली का अकबर बोला गया, तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश। ये दिल्ली सल्तनत की ये। तो इसका देखिए ट्रिक भी है, अगर ट्रिक से याद रखना चाह रहे हैं, ऐसे तो पढ़ते पढ़ते खुद ही याद हो जाता है। गुलाब खिले तो सांस लो, तो सांस लो, गुलाब खिल गया तो सांस लो, अच्छा सुगंध आएगा। तो गुलाब से गुलाम वंश, ख से खिलजी वंश, और त से तुगलक वंश, फिर स से सैयद वंश, और फिर यहाँ लोधी वंश, फिर लोधी वंश के बाद मुगल वंश आ जाता है। ओके, तो ये मेनली 1 2 3 4 5 वंश देखने को मिलेगा। जैसे पिछले राजपूत काल में हम लोग मेनली कौन से कितने वंश देखे थे? 4 वंश देखे थे। पीपी याद रखिए, पीपी और सीसी, पीसी से प्रियंका चोपड़ा है ना, पीसी, तो उसी तरह से याद रखिए पीपी पीसी। प्रतिहार वंश, परमार वंश, चौहान वंश और चालुक्य वंश, सोलंकी वाला चालुक्य। ओके, उसके बाद दिल्ली सल्तनत में 5 वंश देखने को मिल रहा है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये गुलाम वंश था 1206 से 90। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, जो उसका गुलाम रहता है। 3 उसका जो मोहम्मद गौरी का 3 गुलाम रहता है, तो तीनों खड़ा होता है, 3 गुलाम रहता है। एक रहता है कुवाचा, फिर यलदोज और ऐबक। तो ऐबक ना, इन तीनों में ऐबक ही बन जाता है, क्योंकि ये सबसे योग्य गुलाम रहता है। और तराइन का तृतीय युद्ध होता है ना, उसमें ये यलदोज को हरा देता है। ये देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हो, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ये दोनों में ना लड़ाई होता है, इसमें ना ऐबक जीत जाता है। ये तराइन का तृतीय युद्ध होता है, यानी 1100 कब होगा? 1194 में तो वो चंदावर का युद्ध हुआ था। यानी तराइन का 3rd युद्ध ना 1216 में होता है। 1216 में तराइन 3rd युद्ध किसके बीच में होता है? ऐबक और यलदोज के बीच में। जो किसका गुलाम है? मोहम्मद गौरी के गुलाम है, यलदोज की। ये जीतता है। और तराइन का 1st युद्ध 1191 में, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। 1st युद्ध में गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान जो जीतते हैं, फिर दूसरा में गौरी जीतता है वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, इसमें गौरी जीतता है। इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें जयचंद को हराता है मोहम्मद गौरी। ओके, तो फिर यहाँ पे जो मोहम्मद गौरी हो गया। चलिए, तो यहाँ से हम लोग गुलाम वंश स्टार्ट हो गया 1206 से 90 तक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जब लड़ाई कर लेता है, मतलब कि यलदोज से, तो उसके बाद इसको ये राजा बन जाता है। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी कुतुबुद्दीन ऐबक, बल्कि ये मलिक तथा सिपाही सलाहकार का उपाधि की। मतलब ये अपने आप को राजा सुल्तान नहीं बोला। मेनली मुस्लिम में ना, देखिए पहले विक्रमादित्य की उपाधि लिया जा रहा है हिंदू धर्म में, लेकिन मुस्लिम सब में ना सुल्तान बोला जाता है राजा को मेनली। तो इसने सुल्तान की उपाधि यानी राजा को उपाधि नहीं लिया, और सिपाहीगार मतलब कि एक मलिक के रूप में ही रहा। ये गरीबों के प्रति दया का भाव रखता था, ये दया का भाव रखता था, मतलब ये अच्छा थोड़ा साबित हुआ। ये हातिम कहा गया, इसीलिए हातिम कहा गया। इसको पूरा कुरान याद था, पता है, इसको पूरा कुरान याद था, इसलिए कुरान खान भी इन्हीं को बोला गया। इसके दरबार में मिहिंज उज सीरीज रहते थे, जिन्होंने तबके नासरी बुक लिखी है। ये बुक के बारे में पूछा था, तबके नासरी बुक मिहिन उज सिराज ने लिखा है। मेनली सिराज याद रखिए, सिराज ने मिहिन तबके नासरी बुक लिखा। इनके दरबार में हसीन निजमी भी थे, तथा उसने ताज उल नासरी बुक लिखा। सब नासरी वाला बुक जो ना मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के मतलब दरबार में लिखा जा रहा है। किसने लिखा? नासरी, सिराज ने लिखा तबके नासरी, और हसीन नाजमी ने ताऊ उल नासरी लिखा। ऐबक ने अजमेर विजय के बाद वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। देखिए, अजमेर में गया था ना ऐबक, तो वहाँ पे ने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब
यहाँ दिल्ली से शासन कर रहा था। तो अजमेर कहाँ है, राजस्थान की तरफ से। यहाँ पे गया ना तो वहाँ पे एक स्कूल था, तो वहीं पे ना उसको वहीं पे मतलब 2.5 दिन का एक झोपड़ा बना दिया, इसीलिए वो नाम एक झोपड़ा बनाया था, उसी का नाम याद, मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, अजमेर में बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसा माना जाता है कि यह किसी विद्यालय के स्थान पे बनाया। हाँ, वहाँ पे मतलब टूटा फूटा के विश्वविद्यालय था, वहीं पे बना दिया, उसी में खाली था। तो ऐबक ने दिल्ली में कुतुब इस्लाम मस्जिद भी बनवाया। अब मुस्लिम आया तो अपना मस्जिद भी बनवाएगा। यह भारत का पहला मस्जिद था। अब पहला मुस्लिम राज्य कर रहा है भारत में, तो पहला मुस्लिम मस्जिद बनाएगा। ऐबक के गुरु बख्तियार काकी थे। अब यहाँ पे ये भी देखना रहेगा। देखिए अब गुरु सब भी देखिए, जो मोहम्मद गौरी का जो मोहम्मद कासिम का जो अटैक हुआ था, उसके साथ साथ एक संत वगैरह भी आए, तो उसके साथ देखिए इसकी आक्रमण के लगभग में पहला उस्मान आरूनी, ये भी अफगानिस्तान से सूफी संत साथ साथ में आए। तो इसके शिष्य बने ख्वाजा मुआवजुद्दीन, ठीक है, ये भी सूफी संत थे, सूफी संत जो मुस्लिम संत थे उनको। फिर इनके शिष्य रहेंगे बख्तियार काकी, जो इन्हीं के दरबार में है। देखिए कालखंड आगे जाएगा ना, ये मोहम्मद कासिम के लगभग में आते, 712 में था। अब 1200 के लगभग एडी में आते आते तो कितने 400 वर्ष हो रहे, यानी 400 वर्ष में तीसरा चौथा वंश आ गया। वंश नहीं, मतलब चौथा जनरेशन समझिए। एक जनरेशन पहला उस्मान खाती वाला, उनके फिर शिष्य ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती, फिर बख्तियार काकी, इनके शिष्य बाबा फरीद रहेंगे। बाबा फरीद अब तथा कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा। तो ये जो बख्तियार काकी है ना, इन्हीं के याद में एक मस्जिद बनवाते हैं, ये लिखा ही होगा। ऐबक के गुरु बख्तियार काकी के गुरु कौन थे, ख्वाजा मौजुद्दीन चिश्ती, और उनके गुरु उस्मान आरूनी। ऐबक ने अफगानिस्तान के नाम पर जामन मीनार से प्रेरित होकर दिल्ली में मोहरौनी में कुतुबुद्दीन ऐबक मीनार बनाया, जो पूरा नहीं किया। देखिए तो कुतुब मीनार जो है ना दिल्ली में, वो स्टार्ट किसने करवाया था, ऐबक ने स्टार्ट किया था। तो इसका प्रेरणा उसको कहाँ मिला था, अफगानिस्तान से आपको से आया था। अफगानिस्तान में देखा था कि जामा मीनार का एक लंबा मीनार था, उसी तरह से वो सोचा कि यहाँ पे जहाँ पे राज कर रहा हूँ वहीं पे कुतुब मीनार भी बनाते। तो कुतुब मीनार को स्टार्ट करवाया, उसके बाद निकलो कंप्लीट नहीं कर पाया, उसके पहले उसका मृत्यु हो जाता है चौसा खेलते टाइम में, ठीक है। तो यही चीज़ है कि कुतुबुद्दीन दिल्ली में बनवाया, कुतुब मीनार दिल्ली में है, अभी भी पूरा नहीं कर पाया। ऐबक कुतुब मीनार के 2 मंजिला बनवाया था, किंतु शेष 3 मंजिला को इल्तुतमिश ने पूरा किया। इसके बाद वाला शासक इल्तुतमिश आएगा, इसका गुलाम, वो बनता है राजा, तो वो कंप्लीट करवाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि कुतुब मीनार को स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ऐबक से याद रखिए, कुतुब मीनार कुत्तू से याद रखिए, सॉरी, कुतुब मीनार है तो कुत्तू से जो स्टार्ट हो रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक उसने स्टार्ट कराया, पर इंड किया छोटा नाम वाला इल्तुतमिश ने। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक 2 मंजिला देख लिए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस मीनार पर बिजली गिर गई और फिरोज शाह तुगलक ने इसे पुनः निर्माण करवाया। अब ये मतलब बता रहा कि बिजली गिर गया था ना, तो मीनार टूट गया था, उसका जो बिल्डिंग्स का मंजिला था ना टूट गया था। तो जो तुगलक वंश वाला फिरोज शाह तुगलक रहेगा ना, वो इसको पुनः कंस्ट्रक्ट करेगा। जैसे पीछे हम लोगों ने क्या देखा था, एक सुदर्शन झील के बारे में, जब हम लोग गुप्ता काल ये सब पढ़े थे, तो सुदर्शन झील के बारे में पढ़े थे कि कितना बार रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। ये चीज़ याद रखिएगा, पीछे में वीडियो में बताएं। तो सुदर्शन झील को बनवाया था किसने, चंद्रगुप्त ने। फिर उसके बाद कनिष्क आके रिकंस्ट्रक्ट करवाता है, सॉरी रुद्रदामन। उसके बाद फिर गुप्ता वंश वाले कराते हैं रिकंस्ट्रक्ट, स्कंदगुप्त। तो इसी तरह से इसका भी रिकंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना था। तो इसी तरह से यहाँ पे कुतुब मीनार का भी रिकंस्ट्रक्ट कौन करवाता है, फिरोज शाह तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी इस मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाय। ये तो अब खिलजी वंश देखेंगे ना, तो ये जो खिलजी वंश था ना, जब कुतुब मीनार को बना हुआ देखा ना, तो ये खिलजी वाला अलाउद्दीन खिलजी था ना, ये जब उसमें पढ़ेंगे तो बताएंगे। वो इसका देखा देखी एक मीनार बनाना चाह रहा था इससे ऊंचा, लेकिन क्या हुआ ना,
वो मीनार नीचे से पतला कर दिया, ऊपर जाके मोटा कर दिया, तो ये मीनार नहीं बन पाया, यही बीच में ही बन गया। तो इसको घटिया मीनार भी बोलते हैं, या इसको मतलब इसको घटिया मीनार बोला जाता है। और उसी का देखा देखी अलाई मीनार भी बोला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया तो अलाई मीनार। फिर किंतु इसके इंजीनियरिंग की गलती के कारण इसे सफल नहीं पाया। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब इस्लाम मस्जिद में प्रवेश के रूप में अलाई दरबार बनवाया था तथा 1210 में लाहौर में, एक मिनट, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद बनवाया, देखे ना हम लोगों ने कि दिल्ली में बुलंद मस्जिद बनवाते हैं, बुलंद इस्लाम मस्जिद बनवाता है जो पहला मस्जिद रहता है, और फिर कुतुब मीनार बनवाने स्टार्ट किया। तो इसी का देखा देखी उसको इतना जलन हुआ कि वो भी राजा तो वो भी कुछ कर सकता है बड़ा, तो उसी का देखा देखी क्या किया ना, अलाउद्दीन खिलजी ये मस्जिद था जो उसके आगे, मतलब कुतुब इस्लाम मस्जिद था ना, उसके आगे ही एक गेट बनवा दिया अपना आपको, मतलब जलन के मारे ही बनवाया था कि हम भी बना सकते। और फिर कुतुब मीनार के सामने एक अलाई मीनार बनवाया जो ऊंचा बनवाना चाह रहा था पर बन नहीं पाया। और ये अब यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाता है मीनार पूरा होने से पहले ही। कैसे हो जाता है, तो लाहौर 1210 में लाहौर में चौसा खेलते समय घोड़े से गिरने से इनकी मौत, मतलब चौसा खेल रहा था ना, घोड़ा पे चढ़ के चौसा खेला, तो उससे गिर के मतलब घोड़े से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका मकबरा भी लाहौर में है और ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर रखा। देखिए यहाँ पे जो पाकिस्तान में है लाहौर, तो यहीं पे उसने पाकिस्तान रखा, यहाँ से भी राज्य कर रहा है दिल्ली पे, मतलब पूरे भारत पे। तो ये राजधानी लाहौर ही रखता है, ठीक है, लेकिन दिल्ली में सब काम कर रहा है। यहाँ पे राजधानी लाहौर है तो यहीं पे लाहौर उसका फेमस जगह था, तो यहीं पे उसका मस्जिद भी बना, सॉरी मकबरा भी बना। ओके, इसके बाद दिल्ली से जो लाहौर से राजधानी दिल्ली शिफ्ट करेगा, इसका जो आगे का जनरेशन हुआ इल्तुतमिश करेगा, जो इल्तुतमिश इसका नेक्स्ट गुलाम का वंश, गुलाम का गुलाम ही राजा बन रहा है। इसके बाद देखिए आराम सा कुछ 1210 से 11, मतलब एक ही साल काम कर पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक का कितना था, 1206 से 90 तक था, ये देखे थे। अब आराम सा है ना, सॉरी ये गुलाम वंश है, 90 तक कैसे इसका चलेगा, ये गुलाम वंश का 1206 से 90 तक, वही तो इतना साल थोड़ी। और क्या था इसका, 1206 से 10 तक था, ये 4 ही साल राज उतना मेनली कर पाया कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद 1 साल आराम सा करेगा, और आराम सा उतना कुशल शासक नहीं रहता है। ऐबक का उत्तराधिकारी था किंतु अयोग था, यानी इसका बेटा था, तो वो अयोग था। तो 1212 में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद बन गया उसका, देखिए अब इल्तुतमिश उसका गुलाम था तो उसके बेटा को मार के अपने बन गया। इल्तुतमिश 1211 से 36 तक, यानी इसका थोड़ा सा ज़्यादा समय, देखिए 36, लगभग 15 साल कर रहा, 15 ज़्यादा ही, 36 से 11 घटाई कितना, 5 और 2 25 साल लगभग कर रहा है राज ये इल्तुतमिश, जिसको समनी वंश भी कहते हैं। इस गुलाम को गुलाम कहते हैं, इसलिए इसे ऐबक का गुलाम कहते हैं, गुलामों का गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक था जो किसका गुलाम था, गौरी, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इसका गुलाम इल्तुतमिश, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता, ठीक है। इसके बाद अब इसका गुलाम नहीं रहेगा, अब इसके आगे बेटा बेटी बनेगा। इसके गुलाम को गुलाम वंश का गया। 1215 में तराइन का थर्ड युद्ध में इसने इल्दोज को पराजित किया। इल्तुतमिश ने 1215 जो हुआ ना, 1215-16 में ही तराइन का थर्ड हुआ, इसमें इल्दोज, ये इल्दोज कौन है, जो मोहम्मद गौरी है, अभी मैंने बताया था, मोहम्मद गौरी था, उसका 3 गुलाम था, यल्दोज था, कुवाचा था और ऐबक थे। तो ऐबक था ना, तो ऐबक का जो गुलाम है इल्तुतमिश, तो ऐबक के मरने के बाद ना
ऐबक के मरने के बाद ये जो इल्तुतमिश ये जो गुलाम सब है वो बोलता है कि उसके मरने के बाद हम नेक्स्ट गुलाम है तो हम बनेंगे, लेकिन इल्तुतमिश तो ऐबक का गुलाम था, तो ये जवान रहता और ये सब तो बुढ़ा गए हैं। तो इसको हरा देता है, यल्दोज को हराता है तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश, जो 1215 ईस्वी में होता है। तथा इसने सुल्तान अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया था, लेकिन इल्तुतमिश सुल्तान की उपाधि धारण करता है। इसका नाम खुतबा पढ़ाया जाता है, मतलब कि इसने अपने नाम पर मुसलमानों में कुछ पढ़ाया जाता है, उसके बाद बनता है शासन। तथा शासन बनने के पहले इसने बदायूं यानी यूपी का सूबेदार बना था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था लाहौर रखा हुआ था, तो ये लाहौर से दिल्ली लाया राजधानी। इस शासक के बनने के बाद खलीफा उल मतुसार बिल्हा डिग्री हासिल की। उस टाइम जो भी डिग्री था वो, बस ये डिग्री का थोड़ा सा नाम एक बार पढ़ लीजिए, मनितुर बिला खिलाऊ डिग्री। इसने चांदी का टाका तांबे का जीतल प्रारंभ किया, यानी कि अब सिक्का के रूप में कौन स्टार्ट हो रहा है, तो सिल्वर का, ये सब पहले सोने का चल रहा था, लेकिन इन लोगों ने इतना लूटा कि अब चांदी का स्टार्ट कर दिया। चांदी और तांबे का जीतल स्टार्ट कर दिया मेन मुद्रा के रूप में। ठीक है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि चांदी का सिक्का को क्या बोला था, तो टाका। टाका, अभी टाका एक बांग्लादेश का भी जो है ना मुद्रा, उसको टाका बोला जाता है, तो इससे भूलिएगा नहीं, चांदी के सिक्का को टाका बोला जाता था। इल्तुतमिश को गुवन तथा मकबरा निर्माण का जनक भी कहा जाता है। क्यों? देखिए अब ये जो ना मकबरा वगैरह बनाना स्टार्ट करेगा। इल्तुतमिश अपने पुत्र नियाजुद्दीन मोहम्मद का मकबरा सुल्तान गद्दी में बनवाया। देखिए अब इसने अपने बेटा इसका नसरुद्दीन मोहम्मद बेटा रहता, तो उसका मतलब बना दिया था सुल्तान गद्दी पे। तथा इसने शुद्ध इस्लामिक पद्धति से भारत में मकबरा बनाना स्टार्ट किया। जो इस्लामिक पद्धति था ना, इसमें जो भी पद्धति रहता है, जैसे कैसे कैसे बनना चाहिए, उसके अनुसार मकबरा बनाना स्टार्ट किया। इसीलिए मेनली इसको मतलब मकबरों का सिक्का या मकबरा का निर्माण का जनक बोला जा रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक को, सॉरी इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने का प्रारंभ किया, मतलब कि जिसको न्याय नहीं मिला है ना, तो वो अगर बाहर में खड़ा होकर लाल वस्त्र पहननी हुई है तो वो चीज़ प्रचलन स्टार्ट कर दिया। और यही चीज़ जो इसकी बेटी अगर नेक्स्ट शासक बनेगी रजिया, तो उसको नहीं बनने देता है लोग, तो वो भी लाल वस्त्र पहन के खड़ा हो जाएगी, तो लोग उसका साथ देंगे। इल्तुतमिश ने वेतन के बदले भूमि दिया। जैसे पिछले में देखे थे हम लोग सामंती व्यवस्था, भारत के राजवंश जो चल रहे थे, भूमि के बदले वेतन के बदले भूमि देना स्टार्ट किए थे, तो उसको सामंत बोला था। लेकिन इसमें इक्ता व्यवस्था नाम, मुस्लिम का नाम इक्ता रखा है, तो इक्ता व्यवस्था। इसमें 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, यानी जैसे अभी परिषद वगैरह होता है ना, तो उसमें 40 तुर्क सरदार रहते थे। ये सब तुर्क से आए थे, तो तुर्क सरदार बोला गया। तथा इसे तुर्किया चिलमगाम या चलीसा दल भी बोला जाता है। यही चलीसा दल स्टार्ट किया था किसने? इल्तुतमिश ने। यही इसके बेटी जो रजिया उसका मतलब खिलाफ करता है, क्योंकि लड़की को पहले राजा के रूप में नहीं देख सकते थे लोग। इस समय जियाउद्दीन मंगमरवी का पीछा करते हुए चंगेज खान दिल्ली के सीमा तक पहुंचा, तथा इल्तुतमिश ने जियाउद्दीन मंगमरवी को अपना शरण नहीं दिया। देखिए यहाँ पे जो दिल्ली में तो ये शासक था, लेकिन ऊपर में इधर ना जियाउद्दीन मंगमरवी, सॉरी चंगेज खान का बहुत बड़ा बोलचाल था, बहुत बड़ा राजा था। ठीक है ना, तो इसी का जो एक था ना, मतलब कि इसके विरोध में कुछ काम कर दिया था जियाउद्दीन मंगमरवी। तो इसका पीछा चंगेज खान करते करते कर रहा था, तो ये क्या ना भाग के ना यहाँ पे इल्तुतमिश के पास आता। तो इसको पता चल जाता है इल्तुतमिश को कि ये बहुत बड़े राजा चंगेज खान का विरोधी है, तो इसीलिए इसको शरण नहीं देता है, भगा देता है ये चीज़। लेकिन अगर उसको शरण देता तो उसके राज्य पे भी खतरा था, इसीलिए इल्तुतमिश को शुद्ध इस्लाम 1200, और फिर 1236 में इल्तुतमिश शुद्ध इस्लामी पद्धति के वास्तविक संस्थापक, ये तो देखे ही। और तथा इसे गुलामों को गुलाम भी कहा गया, ये तो पीछे लिखा है। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। 1236 में कब से स्टार्ट होता है? 1212 में ये स्टार्ट करता है, क्योंकि इससे पहले 1210 से 11 तक आराम साहब रहा था, और 4 साल 1206 से 10 तक रहा कौन?
कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये 1236 तक इसकी मृत्यु है। तो इसके जीवन काल का में ही रजिया को सुल्तान के अधिकार नियुक्ति कर दिया था, सुल्तान अधिकारी नियुक्ति कर दिया था अपनी बेटी को, क्योंकि उसकी बेटी ज़्यादा मतलब योग्य थी, रजिया। तो एक यही है जो यही रजिया ही सिर्फ एक मतलब कि मुस्लिम काल में एक महिला शासिका रहती है, इसके बाद कोई नहीं बनती है। तो रजिया को मतलब रजिया को अधिकारी से साबित कर दिया, लेकिन इल्तुतमिश के मरने के बाद ना जो चालीसा दल ने विरोध किया था, यही ना फिर लाल कपड़ा लेके खड़ा होती है तो उसके साथ लोग देते हैं, तो फिर इसको रानी का मतलब उपाधि मिल जाता था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया का शासक न बनने का सुबुद्दीन को शासक बना दिया, मतलब सुबुद्दीन को शासक बना दिया, इनके भाई को। लेकिन वो तो कुशल नहीं था, तो रजिया ने न्याय के लिए लाल बस जो स्टार्ट किया था। इल्तुतमिश मस्जिद के आगे चली गई और जनता के हस्तक्षेप के बाद वो शासिका बन गई। ओके, रजिया बन गई। तो लाल कपड़े का प्रचलन न्याय के लिए किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश ने। इसी तरह से पीछे हम लोग गुप्ता वंश में देखे थे कि न्याय के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने कैसा पत्थर का सिंहासन बनाया था अलग से, तो इसीलिए मैं कोरिलेटेड बता रही हूँ। फिर रजिया सुल्तान का शासन कब तक रहा? 36 से 40 वर्ष बेचारी कर पाई, क्योंकि इसके पीछे 40 तुर्क सरदार लगे थे ना, ये इसको शासिका के रूप में देख नहीं पाया। यही इसका सबसे बड़ा, इसके जो पिता ने बनाया था चालीसा दल, इसका सबसे बड़ा विरोधी निकला। ये महिला शासिका थी, यही इसका सबसे बड़ा था। पुरुष के भांति वस्त्र पहनकर शासन करती थी। 40 सरदारों को यह पसंद नहीं था। दिल्ली के तथा ये जो रजिया थी, इसका 2 जगह मतलब दिल्ली के मलिक काफूर के साथ रजिया का घनिष्ठ संबंध था। यानी दिल्ली में जो मलिक याकूत तराज था ना, उनसे उनका संबंध था। 2 लोग से इनका संबंध, देखिए 2 लोग से कैसे है। रजिया के मतलब एक तरह से बीएफ समझिए कि ये मलिक याकूत है, समझिए, ठीक है। लेकिन जब रजिया शासिका बनी तो इसको हराया था ना, इसको पूरा अच्छा से क्लियर करके बताती हूँ। रजिया है, इसका बीएफ की तरह समझिए मलिक याकूत है। ओके, और ये जो शासिका थी तो इसको ना अल्तुनिया राजा ने इसको हरा दिया था रजिया को। तो रजिया को हरा दिया ना, तो रजिया ने इसको हराया था मेनली इसको जीतने के लिए। तो अल्तुनिया से हरा दिया, तो अल्तुनिया से रजिया ने शादी कर लिया। तो शादी कर लिया तो एक तरह से रानी बन गई। तो जब ये दोनों शादी करके वापस आ रहे थे दिल्ली, तो 40 सरदारों ने एक मतलब डाकू वगैरह को नियुक्त किया और उसको मरवा दिया रास्ते में आने से पहले। तो इसीलिए 1240 में जैसे शादी की, वापस आ रही थी तो इसमें मर गई। यही से 40 तक ही इसका मतलब कि राज्य शासन रहा। तो दिल्ली के, अब इसको पढ़ लेते थोड़ा सा जल्दी से, क्योंकि दिल्ली के मलिक याकूब से राज्य का घनिष्ठ संबंध था। फिर तरवीन पंजाब के इक़्तिदार मलिक अल्तुनिया, यहाँ पे है ना दिल्ली, यहाँ पे पंजाब, तो यानी यहीं पे पंजाब पे आती है। अल्तुनिया ने रजिया के अधीन तब मानने से इनकार कर दिया। इस पे हम अल्तुनिया ने जो पंजाब वाला था, इस पे हमला किया था, तो इसको हरा दिया था। तो ये अधीनता नहीं स्वीकार की, बोली शादी ही कर लेते, जिस कारण रजिया ने उस पर आक्रमण कर दिया। किंतु खुद को हारता देखकर रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और वही विवाह कर लिया। किंतु रास्ते में डाकुओं के हमले से हरियाणा, पंजाब के बाद हरियाणा, तो यहाँ पे कैथल में रजिया और अल्तुनिया दोनों को मतलब कि मार दिया जाता है डाकुओं द्वारा। ये डाकुओं कौन नियुक्त करता है? 40 सरदार। तो यही दिल्ली के 40 सरदारों ने याकूत की हत्या कर दी। अब मलिक याकूत का भी हत्या कर दिया, मतलब सबका 40 सरदारों ने हत्या कर दिया। तो रजिया एक असफल शासिका साबित हुई, क्योंकि इसका प्रमुख कारण महिला थी और उसका जो 40 सरदार था वही उसका खिलाफ था। इतिहासकारों का कहना है कि अगर रजिया ना होती तो इसका नाम भारत के नाम में महान शासकों में लिया जाता। वो अगर लड़की नहीं लड़का होती तो वो, क्योंकि बहुत कुशल थी। तो उसके बाद यही 40 सरदार से ना एक निकलता है, इसी में से एक निकलता है बलवंत। ये बनेगा नेक शासक, बलवंत नेक शासक बनता है। ये सबसे पहले जब राजा बनता है तो 40 सरदार का पद को खत्म करता है, यानी 40 सरदार नहीं रहा, क्योंकि ये जान रहा है, पीछे देख लिया कि 40 सरदार ही राजा का सबसे बड़ा विरोधी रहता है, इसीलिए। ओके, तो यानी यहाँ पे गुलाम वंश खत्म होता है।
मतलब बलवंत के बनने के बाद गुलाम वंश खत्म होता है। देखिए बलवंत पहले देख लेते, बारामसा वो 2 साल तक ही बनता है, उतना बस इम्पोर्टेंट नहीं है। बारामसा 40 से 42 तक बनता है, उतना नहीं इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन मसूद शाह फिर 42 से 46, 2-3 साल के लिए सब बन रहे हैं। फिर नसरुद्दीन शाह 46 से 66 तक बनते हैं। यह एक मितव्ययी यानी कम खर्चीला शासक थे तथा टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करते थे। ये गुलाम को चालीसा दल के स्थान दे दिया था। देखिए ये नसरुद्दीन शाह तो कुछ दिन शासक किया, लेकिन जो चालीसा दल को इसको और अच्छा दर्जा दे दिया। तो इसी में से एक गुलाम निकल के आ गया बलवंत। ये गुलाम उगल खां की उपाधि दिया गया क्योंकि ये बहुत मतलब कि ये रक्त और लौह की नीति अपनाता था। और इस समय बलवंत की शक्तियाँ बढ़ गई थी, तब मतलब बलवंत उसको हटा के अपना राज्य बनेगा, यानी 66 से 87 तक बलवंत बनता है और 90 तक आते थे तो गुलाम वंश खत्म ही हो जाता है। तो 87 के बाद ये ईरान के रहने वाला था मेनली। ये शहाज और पैगास जैसी ईरानी पद्धति को भारत में लाया। अब ईरान का है तो अपना पद्धति लाएगा। इसके पहले गुलाम वंश वाले कहाँ के थे? तुर्की के थे, तुर्क के पास ही है, वहीं पे ईरान उसके पहले है। इधर यहाँ पे ईरान पहले, उसके बाद यहाँ पे तुर्क वगैरह। ये नौरोजा त्यौहार प्रारंभ किया। नौरोजा त्यौहार किसने स्टार्ट किया? ये क्वेश्चन पूछा था ईरानी पद्धति से, तो बलवंत ने नवरोज त्यौहार बनाता था। तथा इसने राजा के राजस्व सिद्धांत को लागू किया। इससे कहना था ईश्वर, राजा ईश्वर के प्रति निधि है या छाया होता है, इसीलिए मतलब कि ये ना राजा को सबसे महान बताया कि ये ईश्वर का है, तो इसीलिए उसको मतलब कि झुक के नमस्ते ये सब करने के लिए बोला गया अपने जनता को। इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई तथा आक्रमण की नीति अपनाई। बलवंत ने चालीसा दल को समाप्त किया। वो जान ही रहा था कि चालीसा सबसे बेकार है, रजिया का असफलता का कारण यही था, तो इसने चालीसा दल को इंत कर दिया। और बलवंत ने यूपी में गुण मुक्तसार एक मस्जिद बनवाया। अगला शासक इसका कुबेकार बन गया जो अयोग्य था, इस तथा वही 1-2 साल रहा, उसके बाद कोई नहीं रहा। फिर इस वर्ष इसने एक वर्ष तक शासन किया। गुलाम का अंतिम शासक क्यूमर्स था तथा 1290 में फिरोज शाह ने इसकी मतलब इसी का जो गुलाम वगैरह रहेगा, इसी का मंत्री वगैरह रहेगा, उसी में से एक फिरोज शाह निकलता है जो ने इसका हत्या कर देता और वो फिर अपना वंश स्टार्ट कर देगा। जैसे पीछे हम लोगों ने हिंदू वंश में देखा था, गुप्ता काल जैसे में देखा था। तो इस जिसे जलालुद्दीन खिलजी भी कहते हैं। अब इसके बाद खिलजी वंश स्टार्ट हो गया। तो देखिए गुलाम वंश में कौन कौन राजा रहा, ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ भी है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसमें से 3 गुलाम थे, कुवाचा, यलदोज, ऐबक, तो ऐबक ही बना। फिर ऐबक के बाद कुछ दिन के बाद इसका बेटा आराम शाह बना, तो वो तो 1 ही साल तक रहा। फिर इसको इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश ने तराइन का युद्ध 1215 में यलदोज यानी जो इसके समकालीन था कुतुब ऐबक के, उससे लड़ाई किया था, तो इसको हराया था। फिर रुकनी बना 1 साल के लिए उसका भाई रजिया का। फिर रजिया सुल्तान बनी, उसके बाद उसको चालीसा दल ने मरवा दिया। फिर बारामसा कुछ टाइम के लिए भी अलुद मसूद, नजीद उल मसूद, उसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं। बलवंत इम्पोर्टेंट है, इसको उबलू खां बोलते हैं। एक उगल खान से दूसरा एक रहेंगे। और फिर कुवैर और कुमर्स, तो मेनली इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ज़्यादा दिन तक काम किया, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलवंत, ये बड़ा इन लोग का इम्पोर्टेंट नेम है। इसके बाद खिलजी वंश 90 से 320 ईस्वी तक रहता है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ लिया। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखिए हम लोगों ने पहले राजपूत काल को पढ़ लिया, जो 4 वंश थे। उसके बाद मुस्लिम अटैक हुए जो देख लिए। मुस्लिम अटैक में 712 से 2 तरह के मुस्लिम अटैक हुए। एक अरब से हुए जो मोहम्मद बिन कासिम आया, उसके बाद फिर गजनवी आया, फिर गौरी, फिर ये तुर्क से गजनवी गौरी आया। गजनवी आया और लूट के सब चला गया। निकल गौरी आया तो गौरी यहाँ पे रहने लगा और इसका जो गुलाम सब था यहीं पे आके रहने लगा। तो इसी गौरी का ही 3 गुलाम रहता है,
यल्दोज कुवाचा और ऐबक, तो ऐबक ही अगला शासक बनता है, यही गुलाम वंश का स्टार्ट कर देता है। फिर गुलाम ऐबक के बाद बनता है मेन राजा इल्तुतमिश के बाद इसकी बेटी रजिया मेन है, उसके बाद बलवंत। आप बाकी छोटे छोटे राजाओं के बारे में छोड़िए, ठीक है। बलवंत के बाद ही इसके बाद तो कोई बढ़िया शासक नहीं रहता है। तो इसके बाद जो लास्ट शासक कुमर्स है, उसका जो एक सेनापति रहता है जलाउद्दीन, वो अपना वंश स्टार्ट कर देता है, खिलजी वंश। ओके, चलिए, तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको कैसा सेशन लगा प्लीज़ लिखिए और प्लीज़ शेयर करिए, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय।